सोइल साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज अपन अध्ययन करेंगे केमिकल फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, कैसे उनका निर्माण होता है, क्या कार्य होता है उनका, उसी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उर्वरक फर्टिलाइज़र उर्वरक पादप पोषक तत्वों से युक्त औद्योगिक निर्मित केमिकल यानी रसायन होते हैं। उर्वरकों में पोषक तत्वों की मात्रा जैविक खाद्यों से अधिक होती है और ये पौधों को पोषक तत्व शीघ्र उपलब्ध कराते हैं। नाइट्रोजन उर्वरकों में सर्वाधिक निर्मित व उपयोग होने वाला उर्वरक कौन सा है? यूरिया, जिसका अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। फॉस्फोरस युक्त उर्वरकों में सबसे अधिक निर्मित एवं फसलों में दिया जाने वाला उर्वरक डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसके अंदर क्या होता है 18% नाइट्रोजन होती है और 46% फॉस्फोरस होता है। पोटाश युक्त उर्वरकों में सबसे अधिक निर्मित एवं फसलों में दिया जाने वाला उर्वरक कौन सा है? एमओपी, जिसको म्यूरेट ऑफ पोटाश बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम भी KCl, मैंने पहले भी बताया था आपको। पोटेशियम क्लोराइड, जिसमें 60% क्या होता है? पोटेशियम होता है। फिर आता है भारत में नाइट्रोजन उर्वरकों की उपयोग क्षमता 30 से 60%। यूज एफिशिएंसी है, जो अपन यूरिया देते हैं उसमें से कितने पौधे ग्रहण कर पाते हैं? वो 30 से 60% तक ग्रहण करते हैं। भारत में फॉस्फोरस उर्वरकों की उपयोग क्षमता यानी यूज एफिशिएंसी है वो 20 से 30% है, सबसे कम इसकी है। फिर आता है खाद्यान्नों के लिए NPK अनुपात 4:2:1 अच्छा होता है, और दलहनी फसलों के लिए NPK अनुपात वो है 1:2:1 उपयुक्त रहता है। इसके बाद आता है उर्वरकों में नमी ग्रहण करने का क्रम। अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, फिर अमोनियम सल्फेट, फिर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे अपन किसान खाद भी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा नमी ग्रहण कौन से उर्वरक करता है? अमोनियम नाइट्रेट है, फिर उससे कम यूरिया है, उससे कम फिर अमोनियम सल्फेट है, उससे कम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है। फिर उसके बाद आता है उर्वरकों में अम्लता का क्रम। एनहाइड्रस अमोनिया, फिर उसके बाद आता है अमोनियम क्लोराइड, फिर अमोनियम सल्फेट है, फिर यूरिया है। सबसे ज़्यादा अम्लता कौन प्रदान करता है? वो है एनहाइड्रस अमोनिया, जिसमें 82% नाइट्रोजन पाया जाता है। फिर भारत में नाइट्रोजन उर्वरकों में हेतु यूरिया की 85% ज़रूरत स्थानीय उत्पादन से पूर्ति की जाती है। जबकि 50 से 60% फॉस्फोरस एवं 100% जो पोटास है उर्वरक की ज़रूरत अभी भी विदेशों से आयात द्वारा पूरी की जाती है। अब लीफ कलर चार्ट क्या है? तो लीफ कलर चार्ट है वो इसके द्वारा धान में नाइट्रोजन उर्वरकों की मात्रा व प्रयोग करने का समय निर्धारण किया जाता है। लीफ कलर चार्ट बनाया हुआ है, जिसमें अपन देखते हैं जो धान की पत्तियां होती हैं उसमें से मैच करती हैं, जिसमें लो नाइट्रोजन है या मीडियम नाइट्रोजन है या हाई नाइट्रोजन है, उसके हिसाब से फिर उसमें नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है उर्वरकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। उर्वरकों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। इसको अलग अलग तरीके से विभाजन किया गया है। फिर उसके बाद सरल उर्वरक स्ट्रेंथ फर्टिलाइजर कौन सी है? इसमें केवल एक प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है। प्राथमिक पोषक तत्व जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? NPK आता है। तो उसमें से ये सरल उर्वरक के अंदर क्या होता है? एक ही पोषक तत्व होता है, जैसे यूरिया अमोनियम सल्फेट है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है।
इनमें प्राथमिक पोषक तत्व एक ही पाया जाता है। फिर आ गया यौगिक या जटिल उर्वरक, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। इनकी डेफिनेशंस हमेशा पूछी जाती हैं। ये 5 डेफिनेशंस हो गई आपकी। फिर इसमें कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र के अंदर क्या होता है, इसमें जिसमें 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व रासायनिक रूप से जुड़े रहते हैं, जैसे डीएपी हो गया। ये उर्वरक मुख्यतः दानेदार रूप में उत्पादित किए जाते हैं, जैसे नाइट्रोफॉस्फेट है, अमोनियम फॉस्फेट है, डाई अमोनियम फॉस्फेट है। जटिल उर्वरकों में प्राथमिक पोषक तत्वों के आधार पर 2 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है पूर्ण यौगिक उर्वरक। ये उर्वरक सभी प्राथमिक पोषक तत्वों से युक्त होते हैं, जैसे एनपीके जटिल उर्वरक 19 भी आता है एनपीके। फिर उसके बाद आता है अपूर्ण यौगिक उर्वरक। ये उर्वरक केवल 2 प्राथमिक पोषक तत्वों से युक्त होते हैं, जैसे डीएपी। इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस 2 ही होते हैं, लेकिन पूर्ण यौगिक के अंदर क्या हो गया, प्राइमरी न्यूट्रिएंट तीनों आ गए, एनपीके। फिर आ गया मिक्स्ड फर्टिलाइज़र यानी मिश्रित उर्वरक। 2 या 2 से अधिक उर्वरकों को भौतिक रूप से मिश्रित करते हैं। उर्वरक मिश्रण में असंगतता यानी किन किन को नहीं मिलाना चाहिए। अमोनिकल उर्वरकों में प्रतिक्रियाशील उर्वरक जैसे चूना, बेसिक स्लैग, रॉक फॉस्फेट, कैल्शियम साइनाइड आदि नहीं मिलाने चाहिए। अमोनिया वाले जो भी नाइट्रोजन वाले उर्वरक हैं उनमें चूना, बेसिक स्लैग, रॉक फॉस्फेट, कैल्शियम साइनाइड नहीं मिलाते हैं। जल घुलनशील फॉस्फेटिक उर्वरकों जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट है और अमोनियम फॉस्फेट को चूना युक्त उर्वरकों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। आसानी से घुलनशील व आर्द्रताग्राही उर्वरक जैसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, यूरिया है, पोटास है, लवण का मिश्रण बनाने पर डेल्डों का निर्माण हो जाता है, तो उनका फिर प्रयोग करने में दिक्कत आती है। उसके बाद आता है हल्के अम्लीय सुपरफॉस्फेट द्वारा अम्लों का निर्माण होता है, जिसे जूट की बोरियों व उर्वरक प्रयोग उपकरणों को नुकसान पहुंचता है। फिर आता है उच्च विश्लेषण उर्वरक, हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। उर्वरक जिनमें 25% से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, एसओपी है, सल्फेट ऑफ पोटास। फिर आता है निम्न विश्लेषण उर्वरक, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। उर्वरक जिनमें 25% से कम प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट है, एचएसपी है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है। इसके अंदर क्या होता है, 16% फॉस्फोरस पाया जाता है, जो कि 25% से कम हो गया, तो लो एनालिसिस फर्टिलाइजर हो गया। फिर आते हैं नाइट्रोजन उर्वरक। उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रोजन के रूप के आधार पर इन नाइट्रोजन उर्वरकों को 4 समूह में वर्गीकृत किया जाता है। नाइट्रेट उर्वरक, इन उर्वरकों में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है। इनकी प्रकृति क्षारीय होती है व निक्षालन क्षति अधिक होती है, यानी लीचिंग लॉस है जो वो अधिक होता है। यह टॉप ड्रेसिंग हेतु उपयुक्त रहती है, जैसे सोडियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट व पोटेशियम नाइट्रेट है। फिर उसके बाद आता है अमोनियम उर्वरक। इन उर्वरकों में नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में पाई जाती है। इनकी प्रकृति अम्लीय होती है व विनाइट्रीकरण नुकसान अधिक होता है, जैसे अमोनियम सल्फेट दान का मुख्य उर्वरक है। अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस अमोनिया सबसे अधिक नाइट्रोजन व तरल अवस्था में पाया जाता है, एवं अमोनिया गोल जो कि अमोनियम फर्टिलाइज़र कहलाते हैं। अब आ गए नाइट्रेट एवं अमोनियम उर्वरक, दोनों साथ में आते हैं इसमें, नाइट्रेट और अमोनियम। इन उर्वरकों में नाइट्रोजन नाइट्रेट एवं अमोनिया दोनों रूपों में पाई जाती है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट है ज्वलनशील व विस्फोटक इनकी प्रकृति होती है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यह उदासीन उर्वरक है, जिसमें किसान खाद या कैन खाद भी कहते हैं। इसमें से न इसका उपयोग करने से न तो भूमि अम्लीय होती है और न ही क्षारीय होती है। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, इसमें अमोनिया और
नाइट्रेट दोनों आ गए, दोनों फॉर्म्स इसके अंदर उपलब्ध होती है। फिर उसके बाद आता है एमाइड उर्वरक। इन उर्वरकों में नाइट्रोजन एमाइड्स के रूप में पाई जाती है। इन उर्वरकों में कार्बन अणु उपस्थित होने के कारण इनको कार्बनिक उर्वरक भी कहा जाता है, जैसे यूरिया। अब यूरिया का फॉर्मूला आ गया NH2CO NH2। यूरिया का मृदा में यूरिएज एंजाइम द्वारा जलीय विघटन से अस्थायी पदार्थ अमोनियम कार्बोनेट बनता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। ठोस नाइट्रोजन उर्वरकों में सबसे अधिक नाइट्रोजन व नाइट्रोजन का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा है? यूरिया है। इसे कार्बनिक उर्वरक भी कहते हैं। यह दानेदार या पिल्स अवस्था में मिलते हैं। बायोरेट। अब बायोरेट क्या होता है? ये जब यूरिया का निर्माण करते हैं तब ये बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। यूरिया निर्माण के दौरान उच्च तापमान के कारण यूरिया के दो अणुओं के आपस में मिलने से बनने वाला विषैला पदार्थ जो पौधों के लिए हानिकारक होता है वो क्या होता है? बायोरेट होता है। यूरियम बायोरेट की सांद्रता 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे अधिक सांद्रता फसलों के लिए हानिकारक होती है। पर्णीय छिड़काव के समय यूरिया में बायोरेट की सांद्रता 0.50% वो तो हो गई फसलों के लिए, और नींबू वर्गीय फलों के लिए 0.25% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो वो पौधों की पत्तियों को हानि पहुंचाते हैं। कैल्शियम साइनेमाइड 21% इसमें पाया जाता है। स्लो रिलीज वाले नाइट्रोजन उर्वरक। इन उर्वरकों से नाइट्रोजन धीरे धीरे मुक्त होती है। इनके प्रयोग से लीचिंग नुकसान कम होता है। अब आगे संश्लेषित यौगिक, ये किस प्रकार से इनका निर्माण किया जाता है? जो स्लो रिलीज वाले नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर है, ये स्वाभाविक रूप से नाइट्रोजन धीरे धीरे जारी करते हैं, जैसे आइसोब्यूटालाइन डाईयूरिया IBDU, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, क्रोटोनिलिडीन डाईयूरिया CDU। उसके बाद आता है लेपित नाइट्रोजन उर्वरक, जिसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन के जो दाने होते हैं उनको उनके ऊपर लेपन किया जाता है। वो किससे किया जाता है? सल्फर लेपित यूरिया है, नीम लेपित यूरिया है, मोम लेपित यूरिया है और लाख लेपित यूरिया है। ज़्यादातर नीम लेपित यूरिया का ही प्रयोग किया जा रहा है। इससे जो लीचिंग लॉस व वोल्टिलाइजेशन जो लॉस होता है वो नहीं होता है। नाइट्रिफिकेशन अवरोधक उर्वरक, ये क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन जो होता है उनको रोकने वाली उर्वरक कौन कौन सी है? तो वो आ गए इनमें। इन उर्वरकों में नाइट्रीकरण अवरोधक रसायनों द्वारा नाइट्रोजन का विनाइट्रीकरण नुकसान रोका जाता है। नाइट्रोपायरिन, अनसरो, AM, थायोयूरिया, डाइसाइनेमाइड, DCD, ST सल्फाथायोजोल, ओक्जामाइड, कैल्शियम कार्बाइड, लेपित यूरिया। थायोयूरिया के अंदर क्या होता है? 36.8% नाइट्रोजन व शुष्क खेती में उपयुक्त है। फिर उसके बाद आ गए आपके फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। इन उर्वरकों में फॉस्फोरस ऑक्सीकृत रूप यानी P2O5 में पाया जाता है। अब % P कितना फॉस्फोरस है उसको अगर अपन P2O5 को फॉस्फोरस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? P2O5 जितना दिया होता है उसके मल्टीप्लाई करते हैं 0.43 से। अगर P2O5 के अंदर दिए निकालना है अपन को, तो जो फॉस्फोरस प्रतिशत दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 2.29 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब P2O5 की मात्रा पता चलता है। फिर उसके बाद आता है फॉस्फोरस उर्वरकों का स्रोत रॉक फॉस्फेट व फॉस्फोरिक अम्ल है। फॉस्फेटिक उर्वरकों को फसलों को उपलब्धता और घुलनशीलता के आधार पर निम्न समूह में वर्गीकृत किया जाता है। जल में घुलनशील फॉस्फोरिक अम्ल युक्त फॉस्फेटिक उर्वरक, ये कौन से हैं? ये उर्वरक मोनोकैल्शियम फॉस्फेट या अमोनियम फॉस्फेट के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मोनोकैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है। फिर उसके बाद आता है सिंगल सुपरफॉस्फेट SSP या सामान्य सुपरफॉस्फेट, डबल सुपरफॉस्फेट, ट्रिपल सुपरफॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, मोनोअमोनियम फॉस्फेट, डाईअमोनियम फॉस्फेट। इसके अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है भी सिंगल सुपरफॉस्फेट के अंदर कितनी मात्रा में
फॉस्फोरस पाया जाता है, सल्फर कितना पाया जाता है, कैल्शियम कितना पाया जाता है। उसके बाद डबल सुपर फॉस्फेट के अंदर सिर्फ फॉस्फोरस पाया जाता है जो कि 32% होता है। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट के अंदर भी फॉस्फोरस ही पाया जाता है जो कि 46 से 48% तक फॉस्फेट पाया जाता है। फिर मोनो अमोनियम फॉस्फेट आ गया, डाई अमोनियम फॉस्फेट आ गया। इनके अंदर कितने प्रतिशत न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं वो आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद आता है साइट्रिक अम्ल में घुलनशील फॉस्फोरिक अम्ल युक्त फॉस्फेटिक उर्वरक। ये उर्वरक साइट्रेट में घुलनशील फॉस्फोरिक अम्ल या डाई कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होते हैं। ये भूमि में मोनो कैल्शियम फॉस्फेट में बदल जाते हैं। बेसिक सेलेक्ट डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ये क्या हो गया, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील फॉस्फोरिक अम्ल युक्त फॉस्फेटिक उर्वरक है। फिर उसके बाद आता है जल व साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील फॉस्फोरिक अम्ल युक्त फॉस्फेटिक उर्वरक। इनमें ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट फॉस्फोरस के रूप में होते हैं। रॉक फॉस्फेट अति अम्लीय मृदाओं में प्रयुक्त होता है। रो बोनमील, स्टीम्ड बोनमील। फिर उसके बाद आता है बायोसुपर। बायोसुपर कहते किसे हैं, जब रॉक फॉस्फेट और सल्फर ऑक्सीकृत जीवाणु यानी थायोबैसिलस का जो मिश्रण तैयार किया जाता है उसे अपन बायोसुपर कहते हैं। ये भी डेफिनेशन पूछी जाती है। ये कार्बनिक फॉस्फोरस उर्वरक है। फिर उसके बाद आता है थायोबैसिलस का मिश्रण सल्फर और रॉक फॉस्फेट बायोसुपर का निर्माण करते हैं। फिर आ गया पोटेशियम उर्वरक, पोटेशिक फर्टिलाइजर। पोटाश युक्त उर्वरकों में पोटाश ऑक्सीकृत अवस्था K2O में पाई जाती है। पोटाश उर्वरक मुख्यतः विदेशों से आयात किए जाते हैं, वे भारत में निर्मित नहीं होते हैं। भारतीय मृदाओं में पोटाश की अधिकता पाई जाती है, अतः इसका प्रयोग कम होता है। फिर आता है पोटेश, जो पोटेशियम के रूप में जो प्रतिशत निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो परसेंट के को K2O को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 0.83 से, तो K2O को K में बदलने का सूत्र ये हो गया। फिर अगर आपको जो फर्टिलाइज़र है उसमें K2O निकालना है, K2O कितना प्रतिशत है, ऑक्सीकृत पोटेशियम कितना है, तो उसके लिए आपको परसेंट K को मल्टीप्लाई करना है 1.20 से, तो तब आपका K2O आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है पोटाशियम उर्वरकों को दो समूह में विभाजित किया जाता है, जैसे क्लोराइड रूप में और क्लोराइड रहित रूप में। क्लोराइड रूप में कौन सा आ गया, पोटेशियम क्लोराइड और म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP। इसका प्रयोग आलू, गन्ना, तंबाकू आदि फसलों में नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अभी आलू, गन्ना, तंबाकू की जो फसलें हैं उनमें पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग अपन नहीं करते हैं, उसके अंदर पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। क्लोराइड रहित रूप ये कौन सा आ गया, तो इसमें आता है पोटेशियम सल्फेट SOP और पोटेशियम नाइट्रेट। अब लिक्विड फर्टिलाइज़र, इन उर्वरकों में पोषक तत्व तरल रूप में पाए जाते हैं, जैसे एनहाइड्रस अमोनिया। फिर उसके बाद आता है ग्रेनुअल फर्टिलाइज़र। इन उर्वरकों में एक समान आकार के स्थायी दाने होते हैं, जैसे यूरिया और DAP, SSP। इनके अंदर क्या होता है, स्थायी आकार दिया होता है, दाने के रूप में बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है मृदा में कार्बनिक पदार्थों का नाइट्रेट में परिवर्तन। यह क्रिया निम्न चरणों में होती है। एमिनाइजेशन, इसके अंदर क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन एमिनो अम्लों में परिवर्तित होना एमिनाइजेशन कहलाता है। ये भी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन है वो टूटकर एमिनो अम्लों में परिवर्तित हो जाती है। फिर उसके बाद आता है अमोनिफिकेशन। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में एमिनो अम्लों का अमोनियम में परिवर्तित होना अमोनिफिकेशन कहलाता है। जो प्रोटीन से एमिनो अम्ल बने थे उन एमिनो अम्लों का अमोनियम के रूप में परिवर्तन होना अमोनिफिकेशन कहलाता है। फिर आता है नाइट्रिफिकेशन। वायवीय जीवाणु की उपस्थिति में अमोनियम NH4+ का नाइट्रेट NO3- परिवर्तित होना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। यानी सूक्ष्म जीवों या जीवाणुओं की उपस्थिति में अमोनियम जो होता है NH4 वो नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है, तो वो नाइट्रिफिकेशन हो गया। यह क्रिया दो चरणों में होती है। अमोनियम नाइट्रोसोमोनास जीवाणु की उपस्थिति में नाइट्राइट में
और नाइट्राइट है वो नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में नाइट्रेट में परिवर्तित होता है। इसके बारे में भी फिल इन द ब्लैंक्स उसमें या ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है भी। जो अमोनियम है वो नाइट्रोसोमनास जीवाणु की उपस्थिति में नाइट्रेट में बदलता है। तो नाइट्रेट में बदलने के लिए कौन से बैक्टीरिया होते हैं? नाइट्रोसोमनास। और नाइट्रेट में बदलने के लिए नाइट्रोबैक्टर। मृदा में नाइट्रोजन की क्षति यानी लॉस कैसे होता है? यह 3 प्रक्रियाओं द्वारा होता है। निक्षालन, लीचिंग लॉस, नाइट्रोजन की नाइट्रेट NO3 माइनस अवस्था का जल के साथ जड़ क्षेत्र से नीचे जाना। नेक्स्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।